Good morning, all of you. I welcome you to my online classes. Today we are going to discuss about the new concept globalization. Okay. आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है ग्लोबलाइजेशन है, जिसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो हम चर्चा करेंगे वैश्वीकरण क्या होता है, कैसे शुरुआत हुई है, ठीक है ना, और इसके क्या क्या फायदे हैं, ये हम अभी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। हम ये समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन आखिर है क्या चीज, फिर हम इसके आगे वाले वर्ग जो है वो भी समझेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ये होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है मिलना। किससे? ये डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है अगर वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मिल जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहती है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन विद द डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड is called globalization. ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन होता है डोमेस्टिक इकोनॉमी का वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में, जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन देखिए, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है। स्पेलिंग बड़ी है इसकी, याद कर लेंगे आप स्पेलिंग में। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है ना, सच प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है नेशनल इकोनॉमी का। क्या होगा इसमें, जो नेशनल इकोनॉमी है हमारी, नेशनल इकोनॉमी है उसका एक्सपेंशन होगा। ठीक है ना, बियॉन्ड पॉलिटिकल बाउंड्री, यानी उसकी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके बाहर तक का, यानी विश्व जो मार्केट है, विश्व जो इकोनॉमीज है उसमें जो है डोमेस्टिक इकोनॉमी की भी अपनी क्या बन जाएगी, एक पहचान बन जाती है। ठीक है, बियॉन्ड पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें इकोनॉमी जो होती है उसका क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। ठीक है, इकोनॉमी में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है पॉलिटिकल बाउंड्री से बाहर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या चीज है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उससे कि इकोनॉमिक ओपननेस होती है। क्या होती है, इकोनॉमिक ओपननेस हो जाती है, इकोनॉमी जो होती है खुल जाती है। ठीक है ना, बिजनेस करना आसान हो जाता है, इकोनॉमिक ओपननेस बढ़ जाती है। ठीक है, साथ ही साथ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो होती है दूसरी कंट्रीज पर वो भी बढ़ती है। क्या होती है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, निर्भरता है ना, इज ऑल्सो इंक्रीज। तो इकोनॉमिक ओपननेस होता है, यानी इकोनॉमी खुल जाती है, और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो होती है, जो आर्थिक निर्भरता जो होती है देशों की वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो देश क्या होते हैं, एक दूसरे पर क्या डिपेंड हो जाते हैं। और वैसे भी विश्व में कहीं पे भी जो है इंसान को जरूरत पड़ती ही है किसी न किसी की मदद की। ठीक है ना, ऐसे कोई देश नहीं है जिसको मदद की जरूरत ना पड़ती है। अमेरिका जैसे देश को भी मदद की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है ना, तो देखिए इसके एक डिफरेंट डायमेंशंस है, वो आपको याद रखने हैं, डिफरेंट डायमेंशंस। ठीक है ना, कौन कौन से है जिसमें देखें। नंबर 1 क्या है, सबसे पहले क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन क्या क्या होगा, तो फ्री फ्लो होता है गुड्स का। ठीक है ना, ये वस्तुएं होता है उनका मुक्त प्रवाह होता है, फ्रीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ये वस्तुएं जो अपनी जाती है और बेची जाती है, सेल करते हैं। ठीक है, हमारी जो चीजें होंगी, जो हमारे जो गुड्स होंगे वो दूसरे मार्केट में बेचेंगे, दूसरी कंट्रीज में बिकेंगे, उनकी जो चीजें होंगी वो हमारे यहाँ पे बिकेंगी। ठीक है ना, यानी इसमें क्या होता है, जो चीज हमारे यहाँ पे नहीं मिलती है वो चीज हम बाहर से ले सकते हैं, और चीज किसी और के वहां पे नहीं मिलेगी वो चीज वहां से यहाँ से मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स होता है, साथ ही साथ
और ये होता है बिटवीन नेशंस के बीच में, देशों के बीच में, बिटवीन नेशंस, ठीक है। फिर अनइंटरप्टेड क्या होता है, फ्लो होता है, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। ये जो पैसा है, पैसा जो है वो भी इधर से उधर जाता है, ठीक है ना। यानी पूंजी कभी क्या होता है कि अनइंटरप्टेड, बिना बाधा, निर्बाध रूप से क्या होता है, उसका प्रभाव होता है बिना बाधा, यानी कि वो इधर से उधर एक देश से दूसरे देश में चली जाती है। जैसे हम विदेशी को सामान मंगवाएंगे तो हमें उस देश का पैसा हमें उनको देना पड़ेगा, तो हम जो पैसे हैं एक देश से पैसा दूसरे देश में जाता है, ये अनइंटरप्टेड फ्लो होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मार्केट, यानी जो मार्केट होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्या होगा, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, इंडिपेंडेंट फ्लो होता है लेबर का। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हुआ तो जो लेबर है ना, वो भी क्या हो गया, वर्ल्ड के अलग अलग देशों में गए हैं अपना काम करने के लिए। जैसे इंडियंस, बहुत सारे इंडियन जो है वो दूसरे देशों के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। विदेशी कंपनी जो होती है, जो फॉरेन कंट्रीज होती है, वो कंपनीज जो होती है, कंपनीज वो इंडिया में अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत एजुकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपने यहाँ पे काम के लिए लेके जाती है और उनका अच्छा पैकेज देती है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या जो लेबर है वो वहाँ पे क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, लेबर भी वहाँ पे फ्लो होता है। तो जब लेबर फ्लो हो रहा है तो इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी भी होगी, ये टेक्नोलॉजी का भी क्या होगा, फ्लो होगा, इंडिपेंडेंट फ्लो ऑफ क्या होगा, टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी जो भी होती है ना, वो भी अब क्या करती है, एक देश से दूसरे देशों में चलती है। ये सब की सब क्या है, ये सब की सब जो है वो है डायमेंशन है, किसके, ग्लोबलाइजेशन के डायमेंशन है, ठीक है ना। और ये याद रखना है। अब देखिए कि क्या हुआ था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद में, ठीक है ना, इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ने इम्पोज किया था बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस फॉरेन ट्रेड के ऊपर, ठीक है ना। तो इंडिया ने क्या किया था, इंडिया इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है बाधाएं, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए थे किस पे, फॉरेन ट्रेड पे, यानी विदेशी व्यापार के ऊपर हमने क्या किया था, प्रतिबंध लगा रखे थे। ना तो हम विदेशी व्यापार करेंगे, हमने कहा था ना तो विदेशी व्यापार हमें करना है, और न ही किसी विदेशी कंपनी को भारत में क्या करने देना है, इन्वेस्टमेंट करने देना है, ठीक है ना। यानी ना तो विदेशी व्यापार करेंगे और ना ही विदेशी निवेश को करने देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन भारत में लगाई थी। अब ये लगाई थी तो क्यों लगाई थी, तो इसका एक रीजन ये भी था, है ना। भाई काम किया है तो क्यों करे, तो रीजन इसका ये था कि वो मानते थे, गवर्नमेंट मानती थी कि इट वॉज कंपल्सरी, वो मानते थे कि ये कंपल्सरी है किसके लिए, फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए, जो घरेलू उत्पादक हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी थी, ठीक है ना। उनको विदेशी जो कंपटीशन जो था, है ना, उनको उससे जो फॉरेन जो कंपटीशन होता है उसे प्रोटेक्शन देने के लिए, है ना, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देम फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, यानी फॉरेन कंपटीशन से उनको बचाना था। क्योंकि उस समय देखिए भारतीय जो कंडीशन थी बिजनेस की इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने हमारा बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन किया था, एक्सप्लोटेशन करके हमारे इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर लिया था। तो हमें भी अपने पैरों पे खड़ा होना था, हमें भी अपने उद्योगों को पैरों पे खड़ा करा था। कि देखिए किसी भी कंट्री की जो इंडस्ट्रीज होती है वो उसकी बैकबोन होती है, तो बैकबोन अगर सीधी नहीं होगी तो बॉडी कैसे सीधी होगी, ठीक है ना, डेवलपमेंट कैसे होगा। इसलिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई पहले हम क्या करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड पे क्या करेंगे, पहले रिस्ट्रिक्शन लगाते, बाधा लेते। उस समय में वो ये तब तक लगी रहेगी जब तक हमारी जो खुद की जो इंडस्ट्रीज है वो इतनी सक्षम ना हो जाए, वो इतनी पावरफुल ना हो जाए कि वो अपने आप कम्पीट करने लायक बन जाए, ठीक है ना। तो वो कम्पीट करने लायक बने तब तक के लिए क्या किया उन्होंने, ये जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं वो लगा के रखे थे, ठीक है। तब देखिए क्या होता है कि 1991 के अंदर, ठीक है ना, 1991 के अंदर जो है
गवर्नमेंट ने डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइडेड कि अब वो समय आ गया है, ठीक है ना, क्या कि अब वो समय जो है, समय आ गया है ना, कि भारतीय जो उत्पादक है, जो इंडियन जो प्रोड्यूसर्स है, अब लगा गवर्नमेंट को कि वो समय आ गया है कि जो इंडियन जो प्रोड्यूसर्स है अब वो कम्पीट कर सकेंगे, है ना। क्या करना पड़ेगा, कम्पीट करेंगे वर्ल्ड प्रोड्यूसर्स के साथ में। तो इनको लगा कि भाई हाँ अब कंडीशन अच्छी हो गई है, ठीक है ना, अब इंडियन कंपनीज की कंडीशन बहुत सही हो गई है, हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, इतना हम उत्पादन कर रहे हैं कि हम दूसरे देशों की जो प्रोड्यूसर्स उनके साथ में कंपटीशन कर सके, ठीक है ना। तो इसलिए क्या किया गया था, गवर्नमेंट ने ये बैरियर हटा दिए। अब ये माना गया था कि जो कंपटीशन होता है ना, इट वाज एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट किया गया था कि कंपटीशन हमेशा सही होता है। क्या होता है कंपटीशन, क्या होगा, ये इंप्रूव करेगा, कंपटीशन इंप्रूव करेगा क्वालिटी, क्या करता है, क्वालिटी को इंप्रूव करता है, और साथ ही साथ उसकी परफॉर्मेंस को भी क्या करता है, वो इंप्रूव कर देता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल है, देखिए जैसे आपकी क्लास में है कि अगर आपके पास में कोई अच्छा बच्चा, मतलब इंटेलिजेंट बच्चा आता है, नया बच्चा आ गया और इंटेलिजेंट बच्चा आपके पास बैठ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो अच्छे नंबर लेके आ रहा है, तो आप उसको देखे देखिए आपको भी वो होगा कि भाई इसके नंबर अच्छे आ रहे तो मेरे भी नंबर अच्छे आने चाहिए, तो आप भी क्या करो, उसको देखे देखी मेहनत करना शुरू कर दोगे। तो जब आप ये ऐसा करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी हो जाएगी। इसका मतलब आपको क्या, आपने कंपटीशन हुआ आपने, है ना, इसका मतलब तो यही हुआ कि कंपटीशन हुआ। वैसे ही इंडियन प्रोड्यूसर्स भी क्या करेंगे कि जब वर्ल्ड के मार्केट, वर्ल्ड के प्रोड्यूसर्स की जब प्रोडक्ट इंडिया में आएंगे तो उनका जो प्रोडक्ट को, इंडियन प्रोडक्ट जो होंगे उनमें कंपटीशन होगा, कौन कितना ज्यादा खरीदता है उस चीज को, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि जब लगेगा कि भाई नहीं इंडियन प्रोडक्ट कम बिक रहा है तो वो क्या करेंगे, उसकी क्वालिटी को सुधारने की कोशिश कर लेंगे। ये एक तरीका होता है, ठीक है। अब देखें परफॉर्मेंस सुधर जाएगी, क्वालिटी जो प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना, परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए अब ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में क्या किया गया, गवर्नमेंट ने क्या करती है ग्लोबलाइजेशन में, इसमें क्या गवर्नमेंट क्या करती है, रिमूव कर देती है सारे बैरियर्स, यानी रिमूव करती है ट्रेड बैरियर्स, ठीक है ना, इकोनॉमी के ट्रेड बैरियर्स को हटा देती है, जिसमें कुछ हटा देती है, जिसमें क्या करती है कुछ आइटम्स को छोड़ के, ठीक है ना, इसमें क्या करती है ये लिबरलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट जो होती है वो अलाउ करती है फ्री ट्रेड ऑफ मोस्ट कमोडिटीज का, ठीक है ना, यानी उदारीकरण कर देती है सभी चीजों का, यानी कुछ वस्तुओं को छोड़कर, यानी कुछ प्रोडक्ट को छोड़कर, ठीक है ना, बाकी सभी प्रोडक्ट का क्या करती है वो लिबरलाइजेशन कर देती है इंपोर्ट, यानी आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है ना, तो वो अलाउड हो जाते हैं फ्री ट्रेड कमोडिटीज के रूप में, फ्री ट्रेड कमोडिटीज, ठीक है ना। तो ट्रेड बैरियर्स हटा दिया। अब ट्रेड बैरियर्स हटाने के बाद हमने क्या किया कि हमने कुछ चीजों को छोड़कर, कुछ चीजें जैसे देखिए जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, इलीगल ट्रेड होता है एनिमल्स की स्किन का, एनिमल्स का भी, ये सब हमने क्या किया, रोका। फिर इलीगल ट्रेड ऑफ द ड्रग्स, यानी स्मगलिंग्स होती है जो ड्रग्स की वगैरह होती है, गोल्ड की होती है, ये कुछ चीजों को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें जो कमोडिटीज उनका हम बिजनेस क्या करते हैं, फ्री ट्रेड कर देते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं उसको हम फ्री ट्रेड करते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इस ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को सक्सेस करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, कौन सी होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये अपने एक इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले कर देती है, ठीक है ना, ये क्या करती है, ये इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करती है, प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है ना। अब देखिए कैसे है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज होती क्या है, तो देखें
मल्टी नेशनल कंपनीज। तो देखिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ये इस समय इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्या कर रही है? प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, है ना, रोल इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। यानी इसकी जो एवोल्यूशन का प्रोसेस, यानी इसका जो डेवलपमेंट, यानी ग्लोबलाइजेशन की डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले कौन होते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। अब मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? तो एक मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है, मल्टी नेशनल कंपनी, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है ये इज वन, एक ऐसी कंपनी होती है जो कंट्रोल करती है, क्या करती है? कंट्रोल करती है एंड ओन्स करती है प्रोडक्शन, है ना, इन मोर देन वन कंट्री, मोर देन वन कंट्री, यानी एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर जो अपना प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है और जो उनके अपना अधिकार रखती है, ठीक है ना, वो क्या होती है? मल्टीनेशनल कंपनी होती है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है। अब देखिए इस समय जो है, यानी अभी की हम बात करें तो करेंटली क्या है? करेंटली क्या है? ये सर्विसेज है ना, और ये टेक्नोलॉजीज है, टेक्नोलॉजीज ये एक्सचेंज हो रही है। क्या हो रही है? आर बीइंग एक्सचेंज्ड, ये क्या हो रही है? ये एक्सचेंज हो रही है ना, बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक है ना। तो ये अलग अलग कंट्रीज में क्या हो रही है? एक्सचेंज होती है, ठीक है ना। तो सर्विस और टेक्नोलॉजी जो है ये एक्सचेंज होती है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, अभी इस समय चल रही है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, अब देखिए इसमें जो दो मेन फैक्टर है, टू फैक्टर्स, है ना, दो फैक्टर्स है जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को तेजी प्रदान की है। दैट देखिए टू फैक्टर्स दैट गिवन रैपिड स्पीड टू ग्लोबलाइजेशन, दो ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन की बहुत तेज स्पीड प्रदान की है, प्रोवाइड करवा रखी है। वो जो दो चीजें वो क्या है? एक है डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, सूचना का विकास। जिस तरीके से डेवलपमेंट होगा इंफॉर्मेशन का, वैसे वो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस भी क्या होगा? बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो एक तो डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, और एक है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आजकल जो है क्या होता है कि देखो हम दूसरे देशों के अंदर बैठे बातें, दूसरे देशों के अंदर बैठ कर भी हम क्या कर सकते हैं? अपनी कंपनी जो है अन्य देशों के अंदर चला सकते हैं, और वो संभव हुआ है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है ना। आजकल देखिए कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, वाईफाई सर्विसेज है, इन सब सर्विसेज की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि एक कंपनी जो है दूसरे देश के अंदर बैठ के भी अपने व्यापार को चला सकती है। यानी एक जो बिजनेसमैन है अपना दूसरे देश के अंदर अपना बिजनेस जो है वो आराम से चला सकता है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से अलग अलग देशों ने अपने लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो है लॉन्च कर रखे हैं, जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को, यानी जो सूचनाओं को बहुत आसानी से डेवलप करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उनको बहुत तेजी से क्या करते हैं? एक कंट्री से दूसरी कंट्री के मैसेजेस को पहुंचा देते हैं। तो यही मैसेजेस जो होते हैं वो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं? अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है।
अब देखें, अब इससे ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ है कि जो एलोकेशन रिसोर्सेज जो है वर्ल्ड में वो बराबर हुआ है, ठीक है ना, इम्प्रूव हुआ है। क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन से इम्प्रूव हुआ है। इम्प्रूव क्या हुआ है, एलोकेशन। एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है रिसोर्सेज का, ठीक है ना, वो एक इम्प्रूव हो गया इससे। भाई पहले क्या था कि हर देश के अंदर एक जैसे वो नहीं मिलते हैं, जो इंडिया के अंदर सबकी सब जो चीज़ें हैं वो इंडिया में नहीं मिलती है, ठीक है। तो यह हमें भी कहीं ना कहीं से लाना ही पड़ता है। तो कई रिसोर्सेज ऐसे हैं जो इंडिया में नहीं मिलते, कई रिसोर्स ऐसे हैं जो विदेशों में नहीं मिलते, इंडिया में मिलता है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, उन रिसोर्सेज को इजीली एक्सेसिबल बना लेता है सभी कंट्रीज के लिए। लेकिन इंडिया को जो चाहिए वो बाहर चला सकता है और बाहर की कंट्रीज को जो चाहिए वो इंडिया से ले सकते हैं। तो इससे क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है रिसोर्सेज का पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। अब देखिए इसी के साथ साथ और क्या हुआ है, तो प्रोडक्शन जो है, ठीक है ना, प्रोडक्शन, ठीक है ना, प्रोडक्शन जो है वो तो कम हुआ है, प्रोडक्शन हैज फॉलन, ये तो हो गया कम, ठीक है ना। लेकिन जो क्वांटिटी है, सॉरी जो क्वालिटी है और प्रोडक्ट जो है, क्वालिटी जो है प्रोडक्ट्स की वो बहुत इंप्रूव हो गई। यानी प्रोडक्शन तो क्या कर दिया गया, कम किया गया, लेकिन अब ज़्यादा ध्यान किस पे दे रहा है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ना। यानी इनकी क्वालिटी इंप्रूव करता है। देखिए होता क्या है कि जैसे इंडिया के अंदर है, मान लीजिए टूथपेस्ट हम बेच रहे हैं, तो एक जो टूथपेस्ट होता है उसके, अभी एक टूथपेस्ट जो है किसी कंट्रीज के अंदर, ठीक है ना, जैसे ये कोई एक टूथपेस्ट है, कोलगेट का है, जैसे क्या है, कोलगेट। अब खरीद कौन रहा है, अब हम खरीद रहे, कोलगेट ले रहे हैं। इंडिया के अंदर भी जो है सेम तरीके से कोलगेट नहीं मिल रहा, लेकिन पतंजलि का मिल रहा है, ठीक है ना। क्या मिल रहा है, पतंजलि का मिलता है या डाबर का मिल रहा है। अब देखिए ये दोनों ही प्रोडक्ट को खरीदना है, अब कौन इन दोनों प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा और क्यों खरीदेगा। पहली बात है इसको खरीदेगा क्यों, तो वो क्या देखेगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज है वो देखने वाला क्या है, क्वालिटी। क्या है, क्वालिटी देखेंगे। अगर क्वालिटी गुड होगी, क्वालिटी क्या होगी, गुड होगी, तो क्या लोग क्या करेंगे, उसको परचेज कर लेंगे, यानी खरीद लेंगे, ठीक है ना। और क्वालिटी अगर सही नहीं है तो लोग खरीदेंगे नहीं। अब इनमें से क्या, अब क्या होगा कि इन दोनों में से कोई एक बिकेगा, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी वो बिक जाएगा। मान लीजिए ये बिका, ये अगर सेल होता है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये सेल हुआ, तो ये जो कंपनी वो क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी यानी उसके जो प्रोडक्शन उसको तो करेगी कम, और ये कोशिश करेगी कि भाई इसका मुझे क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर लूँ मैं, ठीक है। वो अच्छी क्वालिटी इसको इंप्रूव करने की कोशिश करेगी, और जब उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी उस प्रोडक्ट की, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो भी सेल होनी शुरू हो जाएगी। तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से ये सब चीज हो जाती है, ठीक है। अब देखिए दो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, दो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, ठीक है ना। एक तो है वर्ल्ड बैंक, दो नहीं है, तीन है, चलिए थ्री है। अब थ्री कौन कौन सी है, एक तो है वर्ल्ड बैंक है, एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना। और एक है आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो ये दो चीज है अपने पास अभी इस समय, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन है। ये तीनों की तीनों ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है और सक्सीड करती है इस प्रॉफिटेबल प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है ना। यानी ये ग्लोबलाइजेशन सक्सेस करने का जो काम मुख्यतः किया है वो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने ही किया है, ठीक है। तो हम देखिए पढ़ते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा क्विक पढ़ लेते हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है, ठीक है ना, ये एस्टेब्लिश कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी को हुई थी। कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को इसकी इनॉग्रेशन हो रखा है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मेन फंक्शन क्या होंगे,
क्या इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसका काम क्या होता है, सबसे पहले इसका जो मेन काम होता है वो डिटरमाइन करना रूल्स और रेगुलेशन। तो ये क्या करेगी, ये निर्धारित करेगी, डिटरमाइन रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना, ऑफ ट्रेड। रूल्स और रेगुलेशन करेगी इसका ट्रेड, और ट्रेड किसके बीच में होगा, बिटवीन नेशंस के बीच में होगा, ठीक है ना। पहला काम तो ये होगा कि दो देशों के बीच में जो व्यापार के जो नियम होते हैं, ठीक है ना, और तौर तरीके, तो उनका निर्धारण कौन करेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। दूसरा जो फंक्शन होगा ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा और कंट्रोल करेगा मल्टीनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स को, ठीक है ना। क्या करेगा ये, एग्जीक्यूट एंड कंट्रोल, नियंत्रित भी करना है, ठीक है ना, और उसको लागू भी करना है, ठीक है ना। तो मल्टीनेशनल जो मल्टीलेटरल जो ट्रेड होता है, एग्रीमेंट जो समझौते किए जाते हैं देशों के बीच में, उन समझौतों को करवाने वाला कौन होता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ ये क्या करता है, तीसरा जो उसका फंक्शन है, ये प्रोवाइड करवाता है इसके मेंबर स्टेट्स को अपन प्लेटफॉर्म, क्या करते हैं, जो भी इसके मेंबर है, ठीक है ना, तो उसके जो मेंबर्स को बिजनेस करने के लिए जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है, डिस्कशन करना होता है, ठीक है ना, उसको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। भाई कहाँ पे हम जाके बात करेंगे, किससे बात करेंगे, है ना, कि भाई हमारे इस देश के साथ हमको बिजनेस ये करना है, तो उसके लिए क्या होता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो इनके बीच में क्या करता है, मध्यस्थता करता है, मतलब इंटरमीडिएट का काम करता है, ठीक है ना, और उन लोगों को ये क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, किसके लिए, ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए, ट्रेड एग्रीमेंट्स, है ना, और डिस्कशन के लिए, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या होता है, ये डील भी करता है, सेटलिंग करते हैं बिजनेस डिस्प्यूट्स को भी, क्या करते हैं, सेटलिंग ऑफ बिजनेस डिस्प्यूट, बिजनेस डिस्प्यूट्स, ठीक है ना, किसके बीच में, बिटवीन नेशंस, ये ना कोई दो देशों के बीच में अगर कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई विवाद है, तो उस विवाद को सॉल्यूशन भी कौन करेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है, ठीक है। सो दिस आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, and explain the various dimensions of the globalization, then I mention the advantage of globalization, and the last question, that is very important question, what are the functions of World Trade Organization. Okay, so you have to do 4 questions in your homework, that is these are your 4 questions, okay, and you have to do these questions in PDF format, in your notebook, in fair notebook, and in clear handwriting. It means your handwriting must be clean and clear, okay, and write your name on the top of the paper, of the page, with date and day, okay. Thank you very much.